friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video updates. So friends, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कितनी प्रॉब्लम आ रही थी पीजेंट्स को, जो वो एग्रीकल्चर कर रहे थे तो उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन इस टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि कुछ चेंजेस आई थी, क्या क्या चेंजेस आई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। सो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उस टाइम ये हुई थी कि जो एग्रीकल्चर थी उसको इम्प्रूव करने के लिए जो ब्रिटिश थे वो भी मजबूर हो गए थे। क्यों मजबूर हो गए थे? बिकॉज उस टाइम जो ये फेमाइन आई थी उसमें 10 मिलियन लोग जो थे वहाँ के वो मर गए थे इस फेमाइन में, जो कि 1/3 पार्ट जो था पॉपुलेशन था बंगाल का वो ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से जो ब्रिटिश थे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि जब कोई लोग रहेगा ही नहीं रेवेन्यू देने के लिए तो फिर आखिर हम रेवेन्यू लेंगे किससे। और इससे आर्टिशियन, बहुत सारे जो भी ट्रेडर थे सब परेशान थे। सो इस वजह से उन्होंने कुछ सेटलमेंट की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या सेटलमेंट थी, उससे क्या बेनिफिट थे, उससे क्या प्रॉब्लम होता था। तो एक सेटलमेंट वहाँ पे किया गया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। अब हम जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है। द कंपनी थिंक टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हमने अभी पढ़ा है कि जो कंपनी थी वो मजबूर हो गई थी सोचने पे कि हमें जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एंड 1793 द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट आया वो किस सन में आया? तो 1793 में हमारा परमानेंट सेटलमेंट आया। इस सन में परमानेंट सेटलमेंट से इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड द राजा एज तुलकदार बिकॉम नवाब जमींदार कलेक्ट फ्रेंड फ्रॉम पीजेंट पे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब तक हमने जाना था कि जो ब्रिटिश थे वो दीवान बन चुके थे। 12 अगस्त 1765 में उन्होंने दीवान अडॉप्ट कर लिया था, बट वो वहाँ के राजा को ही मानते थे। मतलब कि जो पीजेंट थे या फिर जो उस विलेज का, उस स्टेट के जितने भी लोग हैं वो ये जानते थे कि यहाँ के हमारे राजा तो भाई राजा हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पीछे से जो दीवान के जो जितने भी रेवेन्यू होते थे वो कंपनी लेती थी। तो अब जो राजा और तुलकदार होते थे, यहाँ पे जो राजा और तुलकदार हैं, अब हम जाने कि राजा तो हम जानते हैं किसी किंगडम का किंग होता है। अब तुलकदार क्या होता है? बहुत सारे विलेज में बहुत सारी तहसील होती थी, ऐसी सब चीज़ें होती थी, बहुत सारे ऑफिस होते थे कोई भी किंगडम का, कोई भी स्टेट में जो भी किंग होता था तो वहाँ पे जो बहुत सारी तहसील होती थी और उसका जो हेड होता था या उसको तुलकदार बोला जाता था। तो जितने भी राजा और तुलकदार थे उनको ज़मींदार बना दिया गया। ज़मींदार कौन? जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। सो जो भी ये जो राजा और तुलकदार थे तो ये लोग क्या करते थे कि जितने भी पीजेंट होते थे, जो भी ये कल्टीवेटर होते थे या फिर जितने भी लोग होते थे, सबसे ये टैक्स लेते थे और ये क्या कर देते थे, ये कंपनी के कॉफर में चला जाता था। ये कंपनी के कॉफर में ये जो भी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कंपनी को भेज दिया जाता था। और द अमाउंट टू पेड परमानेंट टू सो रेवेन्यू द कंपनी कॉफर, मतलब कि इससे अब क्या फ़ायदा होगा अभी हमने अच्छे से नहीं समझा, तो इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा दूँ कि ये एक विलेज है, ये एक छोटा सा एक विलेज है और इससे जितने रेवेन्यू है वो जा रहा है तुलकदार और राजा, जिनको कि ज़मींदार बनाया गया है, उनके पास जा रहा है। तो ये अब क्या कर रहे हैं, जितने भी विलेज से इनको रेंट में जितना भी रेवेन्यू मिल रहा है ये अपने पास नहीं रख रहे, ये अपने लिए अपनी प्राइवेसी के लिए नहीं रख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जाके ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दे दे रहे हैं। मतलब कि परमानेंट सेटल का मतलब होता था कि अगर इस बार इम्प्रूवमेंट अगर खेती नहीं हुई तो लेकिन तभी भी जैसे कि अगर ब्रिटिश का हो जाए कि आप ब्रिटिश को महीने 100 रुपीज़ देंगे तो ये एक परमानेंट हो गया है आपका। अगर आपका खेत बर्बाद भी हो जाए तभी भी जो ज़मींदार थे उनको 100 रुपीज़ ब्रिटिश के पास पहुंचाना है, ये परमानेंट है। मतलब कि चाहे इम्प्रूवमेंट हो, लैंड में इम्प्रूवमेंट हो, हमारे जो सॉइल है फर्टिलाइज़र हो, हमारे क्रॉप ग्रो हो चाहे ना हो, इससे ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं थी। बस उनके जो कॉफर था, जो कंपनी कॉफर था, उसमें परमानेंट सेटलमेंट की जो पॉलिसी थी उसके मतलब वजह से उन जिन्होंने उतना पैसा इन्होंने परमानेंट किया है उतना उनको हमेशा मिलना चाहिए। तो इससे कंपनी का बहुत फ़ायदा होता था। जो वो अपने दीवान को जो अडॉप्ट किए थे रेवेन्यू के लिए ताकि कंपनी के पास रेवेन्यू आए, बट उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई थी कि हमें जो एग्रीकल्चर है उसको अच्छे से देखना है, वहाँ की व्यवस्था से देखनी है।
सो ये सब जो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी छुट्टे हो गए थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चली गई थी राजा और तुलकदार जो कि ज़मींदार बन चुके थे। तो अब क्या करते थे, जो ज़मींदार थे वो अपने पास से पैसे लगाते थे, पैसे को इन्वेस्ट करते थे एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए। और जब एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट हो जाता था, अच्छे से क्रॉप ग्रो करते थे, तो 100 रुपीज़ जो थे वो तो कंपनी के पास चले जाएंगे। मैं सपोज़ एग्जांपल दे रही हूँ 100 रुपीज़, और वो कंपनी के पास चले जाएंगे और जितनी भी बेनिफिट होगी वो ये जो राजा और तुलकदार मतलब कि जो ज़मींदार हैं उनके पास रहेगा। लेकिन इससे तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि ये अपने पास से पैसे को इन्वेस्ट करे और जो एग्रीकल्चर है वो इम्प्रूव ना करे, अच्छे से उस टाइम फसल ना हो, सारी फसल बर्बाद हो जाए। तो अगर इनके पास पैसे नहीं बचेंगे तभी भी इन्हें अपने पास से इन्हें पैसे देने हैं कंपनी को ऑफर में। तो इस वजह से यहाँ पे पीजेंट्स का भी नुकसान हुआ और ज़मींदार का भी नुकसान हुआ। सो इस वजह से जो कंपनी थी वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी। और एक तरीके से ऐसा भी होता था कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहती थी कि जैसे कि इन्होंने जो ज़मींदार होते थे उन्होंने लैंड को इम्प्रूव करने के लिए पैसे लगाए बहुत ज़्यादा, और जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर गई। तो जब ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेगी तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा पैसे आए तो लेकिन परमानेंट जो मैक्सिमम जितना भी पैसा किया गया है, जितना भी बांड किया गया है उतना कंपनी को दे देंगे जो ज़मींदार होते थे, और जितना पैसे बचेंगे वो उनके पास आएंगे, वो उनकी बेनिफिट हो जाएगी। सो इस वजह से दोनों का फ़ायदा और नुकसान होता था। ज़मींदार्स वुड बेनिफिट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, जो ज़मींदार होते थे उनको बेनिफिट तब मिलता था जबकि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो। सो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे हो रहा है कि सो द प्रॉब्लम इज़ अराइज, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज होगी? तो बिल्कुल होगी। अगर जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से ना हो पाए तो ज़मींदार का और जो कल्टीवेटर्स होते थे मतलब कि पीजेंट, उनका नुकसान होगा और कंपनी का जो है वो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जो हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो कर गए, इम्प्रूव कर गए, वो तो बड़ी भारी मात्रा में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा जो ज़मींदार थे और पीजेंट थे। लेकिन ये जो ब्रिटिश थे उनको नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने परमानेंट बांट के रखा है। सो अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती थी, कैसे कैसे सब प्रॉब्लम होते थे, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कौन से जो परमानेंट सेटलमेंट थे क्या उसे चेंज किया गया, नहीं किया गया, ये बहुत टाइम तक चलता रहा। लेकिन ये जो सेटलमेंट हुई थी तो इससे जो फेमाइन की जो कंडीशन होती थी वो नहीं आ पाती थी। मतलब फेमाइन की जो पीजेंट थे उन्हें फेमाइन की कंडीशन नहीं आती थी, लेकिन फिर भी इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। सो प्रॉब्लम क्या क्या हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बस हमने इतना ही पढ़ा कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उससे ये होता था कि जो राजा और तुलकदार थे जिन्हें ज़मींदार बनाया गया था वो विलेज से जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करके कंपनी के कॉफर में दे देते थे, और कंपनी उसमें से कुछ परसेंटेज जो है ज़मींदार को देते थे। किस लिए देते थे? जो एग्रीकल्चर है उसको, एग्रीकल्चर को ये इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें ये क्या करते थे कि जितने भी इम्प्रूव करने के लिए जो ज़मींदार से अपने पास से पैसे लगाते थे और जितना भी बेनिफिट आता था वो अपने पास रखते थे, और उसमें से कुछ जो जितने भी परसेंटेज परमानेंट किए हैं वो कंपनी को देते थे। तो इससे सबका फ़ायदा होता था, सबका नुकसान होता था। तो क्या क्या फ़ायदे होते थे, क्या क्या नुकसान होते थे वो हम अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।